तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दी अनमोल हाउस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप सभी मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केरला ने ऑफिशियली केरला का नाम जो है वो चेंज कर दिया है। केरलम करने का प्रपोजल पास किया है, जिसको स्टेट असेंबली में लेकर के आया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टेट का नाम चेंज करने का जो एंड पावर है, जो लास्ट पावर है, वो किसके पास है? तो इसी पे मैं आज आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि केरला ने अपना जो नाम है वो केरला से केरलम करने का जो प्रपोजल है वो स्टेट असेंबली में उन्होंने पास करने को डाल दिया है। तो क्या आपको पता है कि जो स्टेट का जो नाम चेंज करने का जो पावर है वो किसके पास है? तो इसी मुद्दे पे मैं आपसे आज बात करूंगा। तो दोस्तों, जो स्टेट का जो नाम है वो चेंज करने का जो फाइनल पावर है, फाइनल अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट के पास है। एंड दिस प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीटेड। तो चलिए इस टॉपिक को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, कि जो हमारे आने वाले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट बेसिस पे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिस है स्टेट का नाम चेंज करने का, वो क्या है? ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि किसी भी स्टेट का अगर नाम आपको बदलना है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज आपको चेंज करनी है, या आपको कोई नया स्टेट फॉर्म करना है, या उसके साथ ही साथ स्टेट का आपको स्टेट को मर्ज करना है, स्टेट को डिवाइड करना है, ये सारे प्रोसेस को डिटेल तरीके से आर्टिकल 3 में आपको लिखा गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल 3 में जो कंसेंट ऑफ द स्टेट है वो कहीं से भी मैंडेटरी नहीं है। ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड फैक्ट है जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जो कंसेंट ऑफ स्टेट असेंबली है वो कहीं भी किसी भी तरीके से वो नेसेसरी नहीं है। सिर्फ उनका व्यू जो है वो लिया जाता है बाउंड्रीज या नेम या मर्ज करने में या डिवाइड करने में। जो पार्लियामेंट है वो बिना असेंबली के एग्री किए हुए भी ये सब कुछ कर सकती है। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आपको जजमेंट मिलेंगे, जिसमें मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ जो बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये केस गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन किया था कि जो फुल अथॉरिटी है, जो फाइनल पावर है, वो पार्लियामेंट के पास ही है। स्टेट अगर इस चीज पे डिसएग्री भी करता है तो भी पार्लियामेंट की जो पावर है वो उसके ऊपर सुपरफिशियल या सुपरफाइड होगी, जो पार्लियामेंट का पावर है। इसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंडर में हम पढ़ते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है अगर आपको किसी स्टेट के नेम को आपको चेंज करना है। सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। तो दोस्तों, इसको सिंपल मेजोरिटी से जो पार्लियामेंट है वो पास कर सकती है। इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, जो आर्टिकल 368 के अंडर में हम पढ़ते हैं। स्पेशल मेजोरिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी स्टेट के नेम को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो पार्लियामेंट है वो एक सिंपल मेजोरिटी से ये सब कुछ परफॉर्म कर सकती है। और ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें अक्सर जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस में बच्चे गलत करके आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में जो अमेंडमेंट है वो एक तरीके से अपने आप हो जाता है। जैसे ही आप सिंपल मेजोरिटी से किसी भी स्टेट का कुछ चेंज करते हैं, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट के बारे में सारी डिटेल मेंशन है। तो जैसे ही पार्लियामेंट फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाता है, जैसे ही पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है उसको लॉ बनता है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जो प्रेसिडेंट का जो पावर है वो फॉर्मल है या डिस्क्रिशनरी पावर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में तभी जाएगा जब प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करेंगे। और प्रेसिडेंट जो है, तो प्रेसिडेंट के पास ये जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है कहीं से भी, ये कैबिनेट के ही एड एंड एडवाइस पे ये काम, इससे रिलेटेड काम जो है वो प्रेसिडेंट करता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्होंने उनका एक्सप्लेनेशन भी है, जजमेंट है जो बेरुबारी केस 1960 में आया हुआ था। बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 3 जो है उसके तहत टेरिटरी एडजस्ट हो सकती है, और अगर भारत की जमीन किसी दूसरे देश को दी जाती है तो ये इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 368 का जो अमेंडमेंट है वो पूरे तरीके से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसी स्टेट की या दो स्टेट के बीच की बात नहीं है, देश के अंदर की बात नहीं है। यहाँ पे इंटर कंट्री का जो मामला है वो आ जाता है, और सोवरेनिटी जो है उसको नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सोवरेनिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से अलग है। वहां पे आपको 368 के ही अंतर्गत आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ये बिल पूरे सबसे पहले लोकसभा में पेश होगी, फिर वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगी, और दोनों जब उस बिल को पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देगा, और तब जाकर के वो नोटिफिकेशन में या नया रूल के तहत वो लागू होगा। तो दोस्तों,
स्टेट का नाम बदलने के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी स्टेट में बदल जाती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही किसी स्टेट का जो नेम है या बाउंड्री है या उसका मर्जर है या उसको डिवाइड करना है, ये सब कुछ जैसे ही परफॉर्म होता है, इसके साथ ही साथ स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी नेम भी साथों साथ बदल जाते हैं। जो ऑफिशियल जो दस्तावेज है, जो ऑफिशियल फाइल्स होते हैं, जो पासपोर्ट्स होते हैं, आरबीआई के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ अपडेट हो जाती हैं। तो ये पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेगा एक्सरसाइज है जो स्टेट के चेंजेस होने के साथ साथ ये सब कुछ परफॉर्म होती है। दोस्तों, ये जो केरला नाम है, ये ऐसा कहा जा रहा है, स्टेट के लोग ऐसे कह रहे हैं कि केरला जो है वो एक अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी अक्षर का नाम है। केरलम जो है वो मलयालम एक उच्चारण है, तो इस वजह से वो अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस करने के लिए, अपनी संस्कृति की पहचान के लिए वो इस स्थानीय नाम को उन्होंने रखने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही साथ आप रिसेंटली ये देखे होंगे कि केरला के साथ साथ बहुत सारे अदर ऐसे स्टेट हैं जो इस ऐसे नेम चेंज को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे उड़ीसा ने भी हाल ही में उड़ीसा को किया था, पौंडीचेरी ने पुडुचेरी किया था। तो ये सब कुछ उनके लोकल रीजनल जो लैंग्वेज है उससे प्रभावित होकर के अपनी कल्चर के एक पहचान के लिए वो ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक मजेदार फैक्ट ये है कि आपको पता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें इस तरीके से बिना स्टेट के मंजूरी के और नेम चेंज कर देना या स्टेट के साथ किसी तरीके का कोई भी चेंजेस करना, ये पूरे तरीके से अनकॉमन है। ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में ये चीजें हैं कि पार्लियामेंट जो है वो बिना किसी स्टेट की मंजूरी के वो ये सब कुछ परफॉर्म कर सकती है, एक्सेप्ट दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 368 में, जिसमें सोवरेनिटी का मामला आता है, उसको अगर आप छोड़ दें तो स्टेट की बाउंड्री को लेकर के जो सारे मामले हैं उसमें जो पार्लियामेंट है वो पूरे तरीके से उसकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें वो कुछ भी कर सकती है। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पूरे तरीके से अनकॉमन है। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपके साथ जो इसमें फैक्ट हमने जो देखा है उसको मैं दोबारा से रिवाइज कराने का एक बार कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये कि आर्टिकल 3 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है उसकी पूरी डिटेल है। प्रेसिडेंट जो है उनकी रिकमेंडेशन जो है वो मैंडेटरी है स्टेट के नेम चेंज करने में, बाउंड्री को चेंज करने में या मर्जर में या डिवीजन में। उसी के साथ साथ स्टेट की जो कंसेंट है वो किसी भी तरीके से मैंडेटरी नहीं है। उसके साथ ही साथ जो सिंपल मेजोरिटी है वो सफिशिएंट है ये करने के लिए। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल का जो अमेंडमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की पार्लियामेंट को जरूरत नहीं होती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर से मैं ऐसे प्रीलिम्स से स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के आऊँगा जो न्यूज़ में है, उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।